Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati, and today we are going to discuss about class 10th science. बच्चों, आपकी साइंस का बायो का जो पार्ट है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, इसका मैं पूरा टेक्स्ट बुक की थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इनकी एक्सरसाइज हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इन पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन और आंसर को भी डिस्क्राइब करते हुए आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो प्रिय बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक मिल जाए, और अपने मित्रों में आप शेयर कर दीजिए जिससे संख्या पर्याप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस में आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन दिया गया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। बताइए, ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य में किडनी एक तंत्र का, एक सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है? तो यह आपके एक्सक्रीशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक्सक्रीशन से। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। भाई, प्लांट्स में जो जाइलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सनलाइट भी आवश्यक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो पायरूवेट के विखंडन से, पायरूवेट के तोड़ने से या टूटने से यह क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है? टेक प्लेस इन, कहाँ पे टूटने से? तो ये आप समझ सकते हैं कि पायरूवेट के विखंडन से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देगा तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है बच्चों। तो द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। बताइए, हमारे शरीर में फैट का, वसा का पाचन कैसे होता है? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो आप नोट करिएगा कि फैट आर प्रेजेंट in the form of large globule in the small intestine। फैट उपस्थित होता है कहाँ पे? फॉर्म ए लार्ज ग्लोब्यूल इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत में। ठीक है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स अ secretion in the form of bile juice and pancreatic respectively from the liver and the pancreas। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखते हैं सिक्रीशन होता है। ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस का, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। जो कि ये कहाँ से? बाइल जूस
कहाँ से सिक्रीशन होता है बाइल जूस का? आपके फ्रॉम द लीवर से। एंड पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से होता है? पैंक्रियास से। ठीक है। हाँ तो फिर देखिए, द बाइल साल्ट फ्रॉम द लीवर, जो बाइल साल्ट है वो लीवर से ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल so that the pancreatic enzyme can easily act on them। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीवर से बाइल साल्ट का सिक्रीशन हुआ है वो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ती है। ठीक है। और उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की सहायता से दिस रिफर टू एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और इस तरह से यह फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट डज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो क्या भूमिका है? तो सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेटेड होता है। लोकेटेड अंडर द टंग, टंग के अंदर स्थित होता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजी swallowing, और वो जो है आपके फूड को मुलायम करता है और उसे इजी swallowing, आसानी से जो है उसको swallowing भी करता है। एंड इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि ये स्टार्च को किस में? शुगर में तोड़ देता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके प्रोडक्ट क्या हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके प्रोसेस के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रहेगी, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड सनलाइट, ये सभी नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट, फूड एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप समझ सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज
द एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में आप देखिए कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एनारोबिक रिस्पायरेशन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, लेकिन एनारोबिक में एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एब्सेंट होती है। इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये एनारोबिक ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2 और H2O रिलीज होते हैं, जबकि एनारोबिक में क्या होते हैं? प्रोड्यूसेज एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज इज वेरी लो। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द रूट ऑफ सम वाटर लॉज्ड प्लांट्स। एनारोबिक जो रिस्पायरेशन होते हैं वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में, वाटर लॉज्ड प्लांट्स जो होते हैं उसकी रूट्स में पाए जाते हैं। सम पैरासिटिक में अगर देखा जाए तो वार्म्स होते हैं, एनिमल्स मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ आर द एल्वियोलाई डाइजेस्टेड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आप समझना है कि गैसों के अधिकतम एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए कूपिकाएँ या एल्वियोलाई किस प्रकार मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, किस प्रकार डिजाइंड हैं, ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है। एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देखिए, द एल्वियोलाई और द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। भैया जो एल्वियोलाई होती है वो बैलून शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और लंग्स में प्रेजेंट्स होती हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये जो क्या होते हैं, जो वॉल्स होते हैं एल्वियोलाई की, वो एक ब्लड वेसल्स के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। ईच लंग्स कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई। प्रत्येक लंग्स में 300 से लेकर 350 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जो कि मेकिंग इट अ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन इन बोथ द लंग्स। द एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट कवर्स आउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया। और ये क्या करती हैं एल्वियोलाई? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। और दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। और ये जो है लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करा देती हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्वियोलाई है बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इनकी संख्या बहुत अधिक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या परिणाम हो सकता है? तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को आपकी बॉडी सेल्स में फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। देयरफॉर डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड।
और ये क्या करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाए तो कैन अफेक्ट प्रभावित होती हैं द ऑक्सीजन सप्लाइड कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाइड जो है क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। दिस कैन लीड टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स, दिस कैन लीड टू डिफिशियंसी, इस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी सेल्स में। इट कैन आल्सो लीड टू डिजीज कॉल्ड एनीमिया, और जिसे आप एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में डबल सर्कुलेशन को क्या करना है, डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज इट नेसेसरी, इसकी क्यों आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। भैया इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में हार्ट है जो डिफरेंट चैम्बर, हार्ट में डिफरेंट चैम्बर होते हैं और ये डिफरेंट चैम्बर ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है ना, फ्रॉम मिसिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड में मिलने से क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, मनुष्य का जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, जो ऑक्सीजन अधिकता युक्त ब्लड होता है वो क्या करते हैं कि लंग्स कम टू थिन वॉल्ड अपर चेम्बर, ठीक है, ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, इंटर करता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, और उस समय वो ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। देन कंट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चेम्बर, और संकुचित होकर के दूसरे चेम्बर में उसको ब्लड को भेज देता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, और उसको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, उसको संकुचित करके द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, और उस ब्लड को जो है आपके पूरी बॉडी में पंप कर देता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है। देख रहे हैं इसमें 4 चेम्बर दिए गए हैं ना। अच्छा, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और है उसको भी हम लोग समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर इन द राइट। भैया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके हार्ट के अपर चेम्बर में राइट साइड में होता है। द राइट एट्रियम इज एक्सपांड, और राइट एट्रियम क्या होता है, एक्सपांड होता है। एज द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर एट द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, और वो राइट एट्रियम जो है संकुचित होकर के उसको कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में जो है ट्रांसफ़र कर देता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स विच इज टर्न फ्रॉम टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन, और जब उसको राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के सीधे पंप करती है ब्लड को, कहाँ के लिए, आपके लंग्स के लिए। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड
गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। आपने देखा कि जो ब्लड है, ठीक है ना, 2 बार आपके हार्ट में आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। दिस इज वाई इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। इसी को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक बार हार्ट में आया, हार्ट से फिर कहाँ गया? लंग्स में गया, लंग्स में फिर हार्ट में आया ना, 2 बार हो गया। तो इस तरह से जो है डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों होते हैं, तो आइए देखिए। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ द मोर एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। भैया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है आपस में क्या है, सेपरेट यानी अलग करने के लिए, ठीक है ना, और जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में किया जा सके। दिस इफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी यूजफुल वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग। तो आप समझ गए होंगे कि दिस इफिशियंसी ऑक्सीजन की सप्लाई वेरी यूजफुल होती है किसके लिए? वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर by cooling themselves when they are in a hotter environment and by warming their bodies when they are a cooler environments। देखिए आप जानते हैं ना, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? कूलिंग देमसेल्फ, स्वयं ठंडा करने के लिए। दे आर द हॉटर इन्वायरमेंट बाय वार्मिंग देयर बॉडीज ना, when they are in a cooler environment, hence require more oxygen for more respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature। और इस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। दस द सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन्स मोर इफिशिएंट बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेटरी हार्ट। बस इसी यही कारण है कि जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड जाइलम एंड फ्लोएम। तो भैया जाइलम एंड फ्लोएम पदार्थों के वाहन में क्या अंतर होता है, तो आइए इसको भी आप देख लीजिए। जाइलम एंड फ्लोएम। भैया जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का मेन कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। वहीं फ्लोएम की बात किया जाए तो फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की ओर, रूट से लेकर के ना। वहीं पे फ्लोएम में ये बात करें तो फूड ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। भैया फूड जब बन जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सब जगह उसको सप्लाई करते हैं। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज द ट्रांसपायरेशन पुल। अब भैया वाटर की जब बात आती है तो किसके द्वारा? ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा फिजिकल फोर्स लगता है जिसके द्वारा वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं पे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको एटीपी एनर्जी की रिक्वायर या आवश्यकता होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस करना, एल्वियोलाई में और नेफ्रॉन में। तो एल्वियोलाई तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये लंग्स में प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होती है और नेफ्रॉन कहाँ पे? किडनी में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को आपको क्या है? डिफरेंस करना है। देखिए एल्वियोलाई आर टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। भैया छोटे छोटे बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट्स होते हैं, किडनी के अंदर, ठीक है ना। देखिए यहाँ एल्वेओलाई का डायग्राम भी बनाया गया है और डिफरेंस भी बताया गया है। द वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई आर वन सेल थिक एंड कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। भैया एल्वेओलाई की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, वन सेल थिक एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। वो क्या करती है, ब्लड कैपिलरीज की सहायता से एक नेटवर्क बना लेती है। वहीं पे नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन आर मेड ऑफ ग्लोमेरुलस, किससे, ग्लोमेरुलस से, बोमेन कैप्सूल से एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब से मिलकर बना होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब से। इट आल्सो कंटेन ए क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज, एक गुच्छे के समान जो है ये वॉल इसकी कैपिलरीज के रूप में होती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी का आंसर। एल्वेओलाई में कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वेओलाई एंड गैस प्रेजेंट इन द एल्वेओलाई। तो भाई CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किससे किसके बीच हो रहा है, ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड ऑफ द एल्वेओलाई, गैस एक्सचेंज इन द एल्वेओलाई। वहीं पे अगर आप देखें द ब्लड इंटर्स द किडनी, द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड क्या करता है, एंटर करता है, विच ब्रांचेज इनटू द मेनी कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस, बहुत छोटी छोटी जो है कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में जो है शाखाओं में पहुंचता है। द वाटर इज सोल्यूट इज ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल, और जो वाटर है, ठीक है ना, और सोल्यूट ट्रांसफ़र टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन द फिल्ट्रेट मूव थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, डिस्टल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबुल्स जो है फिल्ट्रेट जब करती है तो मूव्स थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स में द कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन एंड आप समझ सकते हैं मेनी नेफ्रॉन एंड passes it to the ureter during the flow of filtrate. Some substance such as glucose, amino acid and water are selectively reabsorbed हो जाते हैं। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। एल्वेओलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इस तरह से ये आपके NCERT के क्या थे, क्वेश्चंस थे, और NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए हम आपको नेक्स्ट NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी जो भी होंगे उसकी भी PDF के माध्यम से डिस्क्राइब कर देते हैं, और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें, लर्न कर लें, ठीक है। और जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक यू सो मच, लव यू।